Okay, my dear students, today we will study the Archimedes principle and its application in our daily life. So as we understood the definition and the working of Archimedes principle, according to which when an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts. Upthrust is a force on it is equal to the weight of the liquid it displaces. Weight of the liquid is actually equal to the volume of the body which is being immersed in the liquid. जितना किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर को आएगा. तो इसलिए जितना पानी ऊपर को आता है वो पानी का अगर हम वेट कर लें तो उस वेट के इक्वल फोर्स जो एक्ट करती है उस बॉडी के ऊपर उसको हम कहते हैं अपथर्स्ट. ओके, फिर हमने इसका यहाँ से एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये फाइंड किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर इमर्स किया हुआ है इसकी हाइट h है. और वो कैसे फाइंड करते हैं, इसके सरफेस से लेकर और इसके लोअर एंड से लेकर जो हाइट है सरफेस से लोअर एंड तक दैट इज h2 और सरफेस ऑफ वाटर से लेकर इसके अपर एरिया जो है या एंड है उस वहां तक हाइट है h1. दोनों का फर्क कर लें तो वो ये हाइट h आ जाती है, ये आ जाती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर हम एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम बन जाता है. तो दिस इज हाइट. This is we proved last time. And in Pascal's law, we have studied that pressure act on a body is equal to rho gh. This rho is a Greek letter and it represents the density of the liquid. This g, you know very well, it is gravitational acceleration, and this is height. Height, or you can say it is depth. Depth until which the body is displaced or immersed. ओके इसका अपर एंड जो है उस पर प्रेशर P1 है और इसका लोअर एंड है उस पर प्रेशर P2 है. तो फर्क कोई नहीं आता, फर्क सिर्फ आता है हाइट पर. यानी ऊपर वाला जो एंड है वहां पर हाइट आपने पढ़ा कि h1 है, ये वाली हाइट, और जो लोअर एंड है वहां पर हाइट h2 है. तो दोनों पर अलग अलग प्रेशर्स हैं. अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्ट करें तो वो प्रेशर का फर्क आ जाएगा. हम तो इंटरेस्टेड है फोर्स कितनी एक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपथर्स्ट ऑन अ बॉडी. दिस इज अपथर्स्ट ऑन अ बॉडी. तो अपथर्स्ट के लिए हमने हमने पढ़ा कि एक फोर्स है और फोर्स क्या होती है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया. एक्चुअली प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. तो जो नीचे एरिया आना था वो तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया. तो फोर्स ऑन द अपर एंड दैट इज P1A. और P1 अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि P1 है रो GH1 और P2 क्या है, रो GH2. तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दी. ये A तो एज इट इज आ गया, रो GH1 रो GH2, P1 और P2 की जगह वैल्यू. अब हम फाइंड करेंगे फोर्स का डिफरेंस कितना है. तो वो डिफरेंस अपथर्स्ट फोर्स जो है दोनों को माइनस कर दीजिए और आप देखेंगे रो जी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ये तीनों कॉमन है, वो बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर आ गया h2 माइनस h1. और h2 माइनस h1 तो किसके इक्वल होता है, h के. और a और h को मल्टीप्लाई कर दें तो वो बनाता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मेक्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सो इट शोज द वॉल्यूम. So rho g is constant. These two quantities are the constant. This is gravitational acceleration. आपको पता है 10 होती है वैल्यू. और ये ग्रेविटी ये जो रो है, डेंसिटी है, ये हर एक लिक्विड की अलग होती है. जैसे वाटर की हनी से अलग है, हनी की ईथर से सॉरी एथर जो अल्कोहल है उससे अलग है. इसलिए जितने भी लिक्विड्स हैं हमारी दुनिया में उनकी अपनी अपनी डेंसिटी होती है. तो ये आ गया भी. इससे शो होता है कि जो अपथर्स्ट ऑफ लिक्विड जो लिक्विड यानी जो समंदर कश्ती के ऊपर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, या कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है किसी बॉडी के ऊपर, अपथर्स्ट जो होती है वो उस लिक्विड की डेंसिटी के और ग्रेविटेशन ये कांस्टेंट है जी, और वॉल्यूम उसका जितना ज्यादा होगा उस पर उतनी ही ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी. इसीलिए मैंने बताया था कि जो शिप्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा बनाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को कांटेक्ट करें और पानी उसके ऊपर अपथर्स्ट फोर्स अप्लाई करे. अच्छा, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ एक ये आप देख सकते हैं, यहाँ डिवाइस है, इसको कहते हैं हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी
लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, यू हैव ऑब्जर्व दैट इन एन acid in you can say dilute acid, it consists of water and the acid, and the amount of water present in that acid can be identified using this hydrometer. This hydrometer can also be used to find the thickness of the milk or any liquid. So the most of the thing is you can see that it will be immersed, or you can suck with this sucker, and you will find out the density on this scale. Scale is marked on it. Okay, my dear students, you can see a wooden cube of sides 10 centimeter each has been dipped completely in water. Calculate the upthrust of water acting on it. ये हमने कल पढ़ा था. So we have proved it. Now, today the term density. Density, you know, the density is the amount of mass uh, present in unit volume. The mass per unit volume of an object is called density of that object. So density can be find out using Archimedes principle. For that, we will use this. You can say this is a spring balance. Spring balance is a device which is used to find out the weight of any object. So first we find the weight of the stone, and you will calculate the weight using this scale, and then you will dip it in the water, and you will observe that this when this rock or the stone is dipped into the water will rise up. So that is due to upthrust, and the amount of water which will be collected in the smaller beaker, then we will find out the weight of this liquid. So this shows that the weight of the liquid is actually is the uh, amount of liquid which is displaced by the rock. Understood? So we are representing this density of the object by capital D, density of the liquid by rho. Rho is a Greek letter, you know very well, and the weight of the object is W1. So W1 is the weight of the object in the air. Keep it in your mind. So weight. So weight in the air is equal to W1. And if we are to find the weight in the liquid, then what we will do? We will subtract the weight in the air minus weight of the object in water. You have observed that weight of the objects decreases in water. जब भी आप किसी चीज को पानी में उठाते हैं तो आप आसानी से उसको उठा पाते हैं, क्योंकि पानी में उसका वजन कम महसूस होता है. उसकी वजह ये होती है कि पानी उसके ऊपर अपथस्ट लगाता है. अपथस्ट फोर्स जो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा, तो उसका वेट जो है उसको रिड्यूस कर देता है जो पानी का वेट होता है. जितना पानी उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही उसके ऊपर पानी ऊपर को फोर्स लगाता है. तो इन दोनों की रेशो आप ले लें. डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यहाँ पर आ जाएगा जो एयर के अंदर है, और वेट ऑफ द लिक्विड, ये जो लिक्विड का वेट यहाँ पर आ जाएगा. और इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. सो अभी यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग दिस small numerical problem. The weight of a metal spoon in air is 0.48. Its weight in water is 0.42 Newton. Find its density. यकीनन जो एक चम्मच है उसको अगर हम हवा में उसका वजन करें तो वो कम आएगा, ज्यादा आएगा. पानी में जाकर अगर उसका वजन कर दिया जाए तो वो कम हो जाता है. हमने बताना है उसकी डेंसिटी कितनी है. डेंसिटी के लिए हम फाइंड करते हैं D is equal to W1 V1 minus V2 multiplied by rho. This rho is the density of water. Okay, density of water, keep it in your mind, it's a constant quantity, that is 1000 kilogram per cubic meter. This is weight in the air 0.48 Newton. और इसको अगर हम पानी में जब हमने इसका किया था वेट तो वो 0.42 आया था. दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, आ जाएगा 0.06. 0.06 को डिवाइड कर दें इससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 8000 किलोग्राम per cubic meter is the density of that spoon. So hope you have understood it. So this was the principle, Pascal's principle, then the Archimedes principle. Then now एक छोटा सा short question आ जाता है अक्सर, what is principle of flotation?
प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है कि जब किसी चीज को पानी में डुबोया जाता है तो उसके वेट के इक्वल जो है उसके ऊपर एक क्या अप्लाई होती है, लिक्विड ऊपर को आता है। जितना किसी चीज का वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम के ऊपर लिक्विड ऊपर को आता है। तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। A floating object displaces a fluid having weight equal to the weight of the object. इसी वजह से कुछ चीजें पानी में तैरती हैं, कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं। एक छोटी सी नीडल या एक छोटा सा पत्थर पानी में डूब जाता है, लेकिन एक लोहे का बहरी जहाज, मेटल का बहरी जहाज वो तैरता रहता है। उसकी वजह ये होती है कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। नीचे से अगर देखें, जितना एक शिप का ऊपर से वॉल्यूम होता है उससे ज्यादा या उसके इक्वल नीचे को उसका वॉल्यूम होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि सबमरीन्स, सबमरीन्स क्या होती हैं, जिनको उर्दू में आबदोज कहा जाता है। सबमरीन जो है एक ऐसा कंटेनर और ऐसा वेसल होता है जो पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी से ऊपर भी आ सकता है और पानी की तह में, गहराई में भी जा सकता है। असल में उसके साथ वाटर के टैंक्स लगे होते हैं, तो वो जो पानी के टैंक होते हैं उसके अंदर ही नीचे जब वो अपने अंदर पानी इनटेक करता है तो उसका वेट ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर नीचे की तरफ जाता है। जब वो पिस्टन से प्रेशर से पानी को बाहर निकाल देता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की कैटेगरी में लेके आएंगे कि चीजें कैसे पानी में तैरती हैं। सो यू कैन सी अ शिप फ्लोटिंग ओवर वाटर, ships and submarines, and you can also see this is the picture of a submarine. Submarine also travel underwater, on the surface of water, and in between the water, in the middle of the water. Okay, can anybody read out this paragraph? Okay. Okay, my dear students, if you have any doubt, you can text me, you can send an SMS on the WhatsApp, or on the in the group you can share, and hopefully this concept is very much clear to all of you. And regarding to this, if you find any numerical, you can see it is a numerical and you can go with it. So only 5 minutes are left, so these 5 minutes I will fix for the question and answer if you people have any doubt or any query regarding to this. Understood? So I'm thank you very much.